हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। जेनेटिक्स में हम लोगों ने सेल डिवीजन को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, सॉरी सेल को कंप्लीट कर लिया था। और इस लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सेल डिवीजन। आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके अच्छे तरीके से आपको क्या करेंगे, सेल डिवीजन को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सेल डिवीजन के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग जानते ही होंगे, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। सेल डिवीजन जैसा कि आप नाम से क्लियर है, सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवीजन होना, सेल का विभाजन होना, यानी कोशिका का विभाजन होना, ठीक है। अब ये एक प्रोसेस होता है, जैसे कि अगर कोई नया सेल बनना होता है तो उसमें सेल डिवीजन कंपलसरी होता है, ठीक है। बिना सेल डिवीजन के कोई नया सेल या फिर कोई नया ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तब देखिए, अब इसके बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। यह एक प्रोसेस है, किसका? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, मतलब न्यू सेल के फॉर्मेशन का, ठीक है। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इज रिफर्ड टू एज ए सेल डिवीजन। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब प्रत्येक पूर्ववर्ती कोशिका, मतलब जो कोशिका है, ठीक है, उस कोशिका से नई सेल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेल्यूलर, इसेल्यूलर, ये भी पढ़े होंगे। और हाँ, ये पढ़े होंगे। ये चीज जरूर आप बताइएगा कि ओमनी सेल्यूलर, इसेल्यूलर देने वाले व्यक्ति कौन थे, वो पर्सन, वो ऐसे पर्सन जो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर दिए थे, उनका नाम क्या था, उसको आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। क्योंकि आपको इतना बता दिया हूं ना, इतना पढ़ा दिया हूं, इतना सफिशिएंट पढ़ा दिया हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर तो दे ही सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। कह रहा है कि द सेल विच अंडरगोज डिवीजन इज कॉल्ड मदर सेल। मतलब देखो, जो सेल जा रही है किसमें, डिवीजन में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। जो सेल जा रही है अंडरगोज मतलब किसमें, डिवीजन करने के लिए तैयार हो रही है या फिर जा रही है, उसे हम लोग मदर सेल बोलेंगे। उससे जो सेल निर्माण होगा, जो सेल का निर्माण होगा, उसे हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है, पुत्री कोशिका बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। कह रहा है कि एंड द न्यू सेल, जो नई सेल बन रही है, विच आर फॉर्म्ड, जो बन रही है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के प्रोसेस से बन रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, डॉटर सेल बोलेंगे। इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में अगर हम बात करें, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन, ठीक है। वो क्या होता है, फ्यूजन से बना होता है, ठीक है, और क्लेवेज से बना होता है ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे बने होते हैं, फ्यूजन होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन या फिर कोई भी फ्यूजन, बडिंग वगैरह देखने को आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स में आपका आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो ये जो है टू टाइप्स के डिवीजन इनको देखने को मिलते हैं। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। इसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। यूकैरियोट्स में दो तरीके से आपके जो है सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू आपको दूंगा। क्या दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा। एक ओवरव्यू देने वाला हूं आपको कि यहाँ पे जो है सेल जो है अब किस तरीके से सेल डिवीजन का जो ओवरव्यू है पूरा इसमें देंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, मतलब जो कोशिका विभाजित हो रही है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे क्या है, माइटोसिस है, यहाँ पे क्या है, मियोसिस। एक चीज याद रखना, ठीक है, जो लोकेशन होगा, मतलब ये जो कहां कहां होंगे, माइटोसिस कहां होगा, मियोसिस कहां होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है सोमैटिक टिश्यू। सोमैटिक टिश्यू का मतलब कायिक कायिक उतक, कायिक उतक, हिंदी देखो कितना कठिन है, नाम ही नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। कायिक उतक इसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कायिक उतक का मतलब ये है कि जो भी जहां पे आपकी बढ़वार हो रही है, जैसे कोई भी चीज हो, उसके टिप पे जो डिवीजन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, क्या बोलेंगे? माइटोसिस डिवीजन। क्या बोलेंगे बच्चा? माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं। और ये जो इसमें देखने को मिलेगा, ये रिप्रोडक्टिव सेल में, जैसे आप देखो रिप्रोडक्टिव सेल में एंथर, एंथर है ना, जो प्लांट का एंथर होता है, क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, पुंकेसर और ओवरीज में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो टर्म क्वाइन किया था, इंपॉर्टेंट करके लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये पूरा टेबल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेलेक्टेड कंटेंट जो है छांट के एक टेबल बनाया गया। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग जो थे उन्होंने क्वाइन किया था, क्या, कौन सा टर्म? आपका ये माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस को फार्मर और मोरे ने किया था। ठीक है, अब डाटर सेल्स की बात करते हैं, तो कितने डाटर सेल का निर्माण होता है? तो इसमें 2 होता है, इसमें क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, इसमें 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसमें 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्रोमोसोम नंबर ऑफ डाटर सेल, डाटर सेल में जो है मदर सेल के कंपेयर में सेम होता है। इसमें क्या होगा? सेम होगा। इसमें 2n नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो n देखने को मिलता है, यानी जो आपकी मदर सेल होगी, ठीक है, उसमें 2n होगा तो इसमें n हो जाएगा। अगर 4n होगा तो 2n हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आल्सो नोन है, इनको और किस नाम से जानते हैं? इक्विटेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ये है कि यहाँ पे क्रोमोसोम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करें, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मियोसिस फर्स्ट है, रिडक्शनल डिवीजन मतलब रिडक्शन, मतलब ये घटते हुए जा रहे हैं, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे मियोसिस सेकेंड की बात करें तो ये क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन इसको भी बोलते हैं। देखो ध्यान देना, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे माइटोसिस और मियोसिस में। तो माइटोसिस जो होता है वो साधारण सी प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें कोई रिडक्शन की क्रिया नहीं होती है, मतलब 2n है तो 2n ही रहेगा। लेकिन जो मियोसिस होती है उसमें जो है रिडक्शन होता है, तो इसमें 2 प्रोसेस होती है। ठीक है, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसमें तो घटता है। ठीक है, क्या होगा? घटेगा, क्रोमोसोम नंबर घटेगा। लेकिन मियोसिस सेकेंड जो होगा सेम एज टू एज किसकी तरह होगा? माइटोसिस की तरह होता है, माइटोसिस की तरह होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। ठीक है, यहाँ पे सेग्रीगेशन देखते हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन। सेग्रीगेशन का मतलब अलग होना, रिकॉम्बिनेशन का मतलब एक साथ जुड़ना। ठीक है, इसमें डू नॉट टेक प्लेस, इसमें कोई होता नहीं है, इसमें टेक्स प्लेस मतलब इसमें जो है होता है, सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेंस होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब जेनेटिक वेरिएशन की अगर हम बात करें, आप देखते होगे, सिंपल सी बात है, आप आम देखते होगे। ठीक है, आम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंगो का। ठीक है, या फिर कोई भी प्लांट ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैंगो का हम क्या लेते हैं? प्लांट लेते हैं। ठीक है, उसमें जो है हम प्रवर्धन कराते हैं, मतलब क्या कराते हैं? प्रोपागेशन कराते हैं, प्रोपागेशन कराएंगे। ठीक है, अगर उसके किसी वेजिटेटिव पार्ट से हम कराएंगे तो सिंपल सी बात है, उसमें जो है कोई चेंजेस नहीं होगा, एक ही तरह के देखे। और एनिमल्स में आप देखते हो क्लोनिंग, क्लोनिंग एज टू एज जो है मार्फोलॉजी और जो है जो भी चीजें होती हैं उसमें सेम होता है। ठीक है, वही चीज जो है इसमें मैंगो में भी हो रहा है, तो इसलिए इसमें जो है मेंटेनेंस होता है जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, और इसमें जो है इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, इसमें गैमेट्स बनते हैं और इसमें गैमेट्स नहीं बनते हैं, इसलिए जो है सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आपका यहाँ फिगर दिया गया है, अच्छी तरीके से फिगर्स को हम लोग समझते हैं कि क्या है माइटोसिस और क्या है मियोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे माइटोसिस की बात करते हैं, पेरेंट सेल या फिर जिसे हम लोग मदर सेल के नाम से जानते थे। ठीक है, पेरेंट सेल या फिर मदर सेल के नाम से जानते थे। उसमें देखो डीएनए रिप्लिकेट्स हो रहा है, क्या हो रहा है? डीएनए रिप्लिकेट्स, शायद सही से आपको दिख नहीं रहा होगा तो क्षमा चाहते हैं, उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो, अब ये पेरेंट सेल है, इसमें डीएनए रिप्लिकेट्स हुआ। ठीक है, फिर ये 2n पे आया। ठीक, अब इसमें माइटोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है? माइटोसिस, यानी ये सोमैटिक सेल में ही हो रहा है। तो इसमें 2 डाटर मतलब पुत्री कोशिका निकल के आ रही हैं, उसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या है? सेम है। सिंपल सी बात है, यहाँ भी 2n था और यहाँ भी 2n है और यहाँ भी 2n है। ठीक है,
ये दोनों में सेम है। ठीक, क्लियर है? यहां से आप माइटोसिस समझ गए होगे। अब मियोसिस की बात करते हैं। तो मियोसिस में देखो जो जर्म सेल, ठीक है, यानी जो पेरेंट सेल हम लोग ले रहे हैं, इसमें 2n है, ठीक है। उसके बाद डीएनए रिप्लिकेंट्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी 2n आपको दिखने को मिलेगा। अब यहाँ से घटेगा। मियोसिस फर्स्ट में हम क्या बताए थे, अभी जस्ट बता के आ रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट में जो है रिडक्शन होता है, किसका, क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन, यानी कमी होती है, ठीक है। जब कमी होगी तो उसमें 2n यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो, अब जब माइटोसिस सेकेंड हो रहा है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये n हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये n हो जाएगा और ये n हो जाएगा, यानी 4 गैमेट्स मिलेंगे, वो भी उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर n होंगे। अब देखो यहाँ पे जो डॉटर मिल रही है यहाँ पे n ही है यहाँ पे। अब देखो, अब अगर इसको हम मिटा दें, क्या करें, इसको अगर हम मिटा दें, ठीक है, इसको अगर हम मिटा दें, इसको अगर हम मिटा दें, ठीक है, इसको हम मिटा दें, अगर इसको अगर हम ढक लेते हैं, अगर इसको देखोगे, इतना को देखो, इतना को देखो, इतना को क्या हुआ भाई, इतना को देखो, तो इतना को देखोगे तो ये सेम कैसे है, माइटोसिस की तरह है। यही मैं बताना चाह रहा था, समझाने का प्रयास कर रहा था कि इतना जो है अलग होता है, बाकी प्रक्रिया जो है सेम एज टू एज इसकी तरह होता है, माइटोसिस का तरह होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर माइटोसिस को लेते हैं तो यहाँ पे एन मान लो, क्या मान लो, एन मान लो, और यहाँ पे डाटर कोशिकाएं जो होंगी उसमें भी एन आएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप पूरा लेते हो तो यहाँ तक एन मतलब 2n लेते हैं तो यहाँ पे n आ जाता है, फिर n से जो है n आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप समझोगे कुल मिला जुला के, तो माइटोसिस में ये होता है कि अगर 4n है तो 2n हो जाएगा, अगर 2n है तो n हो जाएगा, मतलब जो है आधा हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पाएंगे। अब इसमें जो एक एक प्रोसेस है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक देख लेते हैं सेल साइकिल के बारे में, ठीक है। सेल साइकिल के बारे में, सेल साइकिल क्या होता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। सेल साइकिल, साइकिल से आप क्या समझते हैं, साइकिल से यही समझते हैं कि कोई चक्र होगा, ठीक है। क्या होगा, कोई चक्र होगा। कर द पीरियड इन विच वन साइकिल ऑफ सेल डिवीजन इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड सेल साइकिल। मतलब वह समय, वह पीरियड जो एक बार सेल डिवीजन को कंप्लीट कर रहा है टोटली, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। एक साइकिल मतलब सेल डिवीजन लगातार होता रहता है, ठीक है, लगातार होता रहता है। जब एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है? ए सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। इसमें क्या होता है, 2 फेज पाया जाता है। जो सेल साइकिल होता है उसमें 2 फेज पाया जाता है। एक होता है इंटरफेज, एक होता है माइटोटिक फेज, ठीक है। इंटरफेज होता है, एक होता है माइटोटिक फेज। तो उसके बारे में अगर हम बात करें इंटरफेज के बारे में, तो इसमें डीएनए सिंथेसिस फेज, इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए सिंथेसिस फेज। मतलब कि यहाँ पे डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें माइटोटिक फेज में, तो पीरियडिक ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, पीरियड ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब वह समय जिसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ पे समझो, सेल डिवीजन समझो, ध्यान से समझो। यहाँ पे फिगर साफ दिख नहीं रहा है, लग रहा है, ठीक है। अब ये सेल साइकिल आपको फिगर सही से अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सेल डिवीजन, सॉरी, सेल साइकिल के बारे में बात करें तो एक जो साइकिल कंप्लीट कर ले उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोल देंगे, सेल साइकिल। अब 2 फेज होते हैं, एक इंटरफेज होता है, एक माइटोटिक फेज होता है। तो इंटरफेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। इतने पूरे फेज को G1 यस G2, मतलब इतने को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेज बोलेंगे, यानी इसमें जो है डीएनए का सिंथेसिस ही होगा, ठीक है। डीएनए का क्या होगा, सिंथेसिस होगा, ठीक है। अब ये 3 तरीके से होते हैं, G1,
G1 यस और G2, ठीक है, ये 3 फेज पाए जाते हैं इसमें भी, ठीक है। इसमें जो है इतना में G1 में ग्रोथ, मतलब देखो सेल साइकिल में क्या होती है, कोशिका तैयार होती है, ठीक है, तैयार होती है किसके लिए, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। वहीं पे अगर एक एग्जांपल के दौरान मैं समझाऊं तो आप अगर देखना चाहेंगे कि मान लो कोई पार्टी वगैरह है, आप ही हो, ठीक है, खास करके ज्यादा हमारा उधर ही ध्यान रहता है, मतलब ये कि जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, महिलाओं का एग्जांपल हम ज्यादा करके देते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो किसी पार्टी में, उनको देखते होगे जो तैयार होने में जो समय लगता है, एक तरह से वही समझो कि सेल साइकिल है, ठीक है, जो तैयार होने में मतलब ज्यादा समय तो उन्हीं लोगों को लगता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा सेल साइकिल चलता है, ठीक है, ये जो सेल साइकिल चलता है ये टोटल 24 घंटे का होता है, ठीक है। अब पुरुषों को देख लो, पुरुष जो है 2 मिनट 5 मिनट में किए निकल लिए, ठीक है, तो ये जो है इनके में कितना लगता है, 24 घंटा लगता है, ठीक है। तो ये सेल साइकिल के लिए पूरा जो है 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। 2 से 2.5 घंटा जो है आपका मेटोटिक फेज में लगता है, बाकी 22 से 22.5 घंटा आपका इंटरफेज में ही लगता है, क्योंकि मेन जो है इंटरफेज ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यस फेज, इसमें डीएनए जो है रिप्लिकेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो मियोसिस डीएनए, हाँ डीएनए रिप्लिकेंट्स होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका माइटोसिस होता है, उसके बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, ठीक है। अब इसके बारे में एक एक करके हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। फिगर आप लोग देख लिए, फिगर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आदमी के पास अगर फिगर दिमाग में बना रहेगा ना तो उसको याद कर लोगे। और इतना सरल एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे सरल एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, इससे आसान एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। बच्चे के सामने अगर आता है जेनेटिक्स का नाम तो वो बच्चा डर जाता है, ठीक है। बहुत बच्चों के बारे में यही है कि वो डर जाते हैं। और बच्चा समझ लेना कि एग्रीकल्चर का रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर का कहे जाने वाला आपका यही है जेनेटिक्स। अगर आपको जेनेटिक्स नहीं आता है इसका मतलब एग्रीकल्चर ही आपको नहीं आता है, ठीक है। हर जगह जाएंगे तो आपको जेनेटिक्स देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो इसलिए एग्रीकल्चर से डरना नहीं है आपको, क्योंकि देखो अब इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता आपको, जो है इससे आसान कहीं भी, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूं, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ाना। अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे इंटरफेस की बारे में बात करते हैं। जो इंटरफेस था, इंटरफेस आपको मैंने दिखाया भी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इंटरफेस, इंटरफेस का सब फेज होता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। इंटरफेस का सब फेज होता है, मैं बता दिया हूं, ठीक है। अब यहाँ पे G1 S G2, ठीक है, ये फेज होते हैं, ठीक है। जी का मतलब गैप फेज बोलते हैं, गैप एक तरह से देखा जाए तो उसे बोलते हैं। अब देखो G1 जो, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करके लिखना, इंपॉर्टेंट करके लिखना, G1 जो है लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। आप इंटरफेज, इंटरफेज का जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, G1 होता है, ठीक है। कह रहा है कि नोन एज, ठीक है, एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड है। ये क्या है, एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट गैप फेज, ठीक है, रेस्टिंग फेज, इसके हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। कह रहा है कि प्री डीएनए रिप्लिकेशन फेज, मतलब इसमें क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन पहले ही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस, सेल ग्रो मैक्सिमम, मतलब जो है G1 फेज में क्या होता है कि इसे प्रोटीन और आरएनए का भी सिंथेसिस होता है और सेल ग्रो मैक्सिमम, और मैक्सिमम जो है सेल ग्रो हो चुकी होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं एस फेज के बारे में। अगर हम बात करें तो इसे सिंथेसिस फेज बोलते हैं। सिंथेसिस फेज मतलब इसमें बनता ही रहता है, कुछ ना कुछ क्या करेगा, बनता ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंथेसिस फेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है भाई, यहाँ पे क्रोमोसोम बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, क्रोमोसोम एंड डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन का जो है सिंथेसिस हो रहा है। G2 फेज की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड गैप फेज होता है, ठीक है। पोस्ट डीएनए रिप्लिकेंट्स फेज होता है, ठीक इसी का उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ प्री डीएनए था, यहाँ पोस्ट डीएनए हो गया, ठीक है, पोस्ट डीएनए हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन, प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस, मतलब जो है एक्चुअल
प्रिपरेशन जो है इसी में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्चुअल में जो प्रिपरेशन हो चुका रहता है सेल का डिवीजन करने के लिए वो यहीं पे होता है। ठीक है, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस होता है इसमें भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब ये देखो यहाँ पे जो सेल होती है अब एक्चुअली में प्रिपरेशन हो गई, अब मतलब प्रिपरेशन हो गई, अब पार्टी में जाना है, बस खाना पीना है, वही काम यहाँ पे हो गया है कि यहाँ पे सेल तो प्रिपेयर हो गई है, अब क्या करना है, बस डिवीजन होने की देरी है। ठीक है, इंटरफेज इतना था। आगे बात करते हैं, देख लो इंटरफेस, इसको समझो, इसको समझो थोड़ा। नहीं समझ आ रहा है, ठीक है हम समझा रहे हैं। देखो अब यहाँ पे दो मतलब आपको मैंने क्या बोला कि इसमें क्या लगता है, आपका टोटल 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इसमें डीएनए सिंथेसिस होगा, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होगा, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब एम का मतलब माइटोटिक फेज होता है। ठीक है, एम का मतलब माइटोटिक फेज होता है। ठीक है, अब ये जो फेज है पूरा आपका, ये क्या है आपका इंटरफेज है। ठीक है, G1 यस G2। ठीक है, अब जीवन की बात करते हैं, इसमें जो है टोटल 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है, पूरे जीवन में, फिर यस में 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और टोटल 12, मतलब इंटरफेज में अगर देखो तो आपका 22 घंटे का समय लगता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 22.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें माइटोटिक फेज में, तो 2 से 2.5 घंटे जो समय लगता है वो माइटोटिक फेज यानी यम फेज में लगता है। ठीक है, अब यम फेज जो है टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, ये सबसे स्टार्ट होता है, तो उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे। अब आता है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के बारे में अगर हम बात करें तो पहले भी आपको बता चुके हैं। इसमें क्या क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक टिश्यूज, मतलब माइटोटिक फेज कहाँ होता है, सोमैटिक टिश्यूज में होता है। उसके बाद बात करें न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड वंस, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है एक बार डिवीजन होता है, टू जेनेटिकली आइडेंटिकली सेल आर फॉर्म्ड। मतलब देखो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन एक बार होता है। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, यहाँ पे कई लोग चकरा रहे होंगे, तो चकराना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे तरीके से सुनिएगा। ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन एक बार होता है, वंस बार। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल आर फॉर्म्ड, मतलब इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनते हैं दो। ठीक है, उसके बाद आता है, कह रहा है कि माइटोसिस वाज फर्स्ट यूज्ड फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग ने किया था, मतलब माइटोसिस को जो फर्स्ट यूज किया था वो कौन किया था, फ्लेमिंग ने। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मतलब इसमें माइटोटिक फेज या फिर एम फेज में 4 चीजें पाई जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। एक देखो, एक आपके माइंड में ओवरव्यू बना दिया हूं। ठीक है, एक ओवरव्यू बना दिया हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ प्रोफेज के बारे में इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र होता है, ये टूट जाता है क्रोमैटिन धागों में। ठीक है, मेटाफेज में जो आता है ये आपके बीच में मध्य रेखा पाई जाती है, जिसमें जो है क्रोमोसोम्स आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। एनाफेज में क्या होता है, ये आपस में टूट करके जो है ये पोल्स की तरह जाते हैं। किधर जाते हैं, पोल्स की तरह जाते हैं। किधर किधर किस तरफ जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे। और टीलोफेज में जो है, टीलोफेज में ठीक उसी का उल्टा होता है, किसका, प्रोफेज का उल्टा होता है। वहां से क्रोमैटिन धागों में जो है टूट गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमैटिन धागों का निर्माण करेंगे, फिर जाके ये जो है क्रोमोसोम बना लेंगे। साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, बात करते हैं अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका आता है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें,
तो प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोटिक फेज। इंपॉर्टेंट करना, ये क्या है आपका लॉन्गेस्ट फेज है। कौन सा फेज है? ये आपका लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज का मतलब ये सबसे लंबी चरण होती है। उसके बाद बात करें तो क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड एंड अनक्वाइल्ड इन द अर्ली फेज। मतलब वही कह रहे हैं कि इसमें जो है क्रोमोसोम आपके पतले धागे की समान संरचना दिखाई देती है, कुंडलित होती है, मतलब अनक्वाइल्ड होती है, उसमें जो है कोई क्वाइल्ड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, कह रहा है कि बिकम्स शॉर्टेंड क्वाइल एंड मोर डिस्टिंक्ट ड्यूरिंग द प्रोफेज मिड प्रोफेज। मतलब मध्य प्रोफेज के दौरान ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कुंडलित होते हैं और अधिक विशिष्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, कह रहा है द लेट प्रोफेज। मतलब लेट प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अपीयर्स मोर कंसेंशियस शॉर्ट एंड थिक। और क्या हो जाएंगे, वो कुछ मोटे दिखाई देने लगते हैं और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। मतलब जो गुणसूत्र होते हैं वो अधिक स्पष्ट दिखाई लगने लगते हैं, मतलब एज कंपेयर टू पहले से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, कह रहा है कि द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम हेल्ड ऑन सेंट्रोमियर। मतलब ये इसके पास क्या होता है, सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, आर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। क्या कर सकते हैं हम, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे किसमें आकार का अध्ययन करते हैं, किसमें क्या करते हैं। क्रोमोसोम का अध्ययन करना हो तो किस फेज में जाएंगे, ठीक है। वो आपका इसी में मतलब सेल डिवीजन में ही देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हाँ देखो यहाँ पे कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपीयर एट द एंड ऑफ प्रोफेज। मतलब प्रोफेज के अंत में नाभिकीय झिल्ली और न्यूक्लियोलस गायब हो जाते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस होता है और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो सभी क्या होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। कब? प्रोफेज के अंत में। ध्यान रखना, प्रोफेज के अंत में ये क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। अब दूसरा फेज जो आता है मेटाफेज आता है, ठीक है। मेटाफेज के बारे में हमने बता दिया था पहले ही, प्रोफेज के बारे में भी बताया था कि थ्रेड लाइक क्रोमेटिन धागों में टूट जाते हैं और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, मेटाफेज के बारे में। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियोलस गायब होना, ठीक है। कहाँ भाग रहे हो भाई? यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या होता है, गायब हो जाता है और स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण करना प्लांट में किसका काम है और जो है एनिमल में किसका काम है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, क्रोमोसोम्स आर ओरिएंटेड इन द सेंट्रोमियर एट इक्वेटोरियल प्लेट। मतलब इक्वेटोरियल प्लेट में जो है ये आ जाते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट में ये देखने को मिलते हैं, किसमें, मेटाफेज में। इक्वेटोरियल प्लेट का मतलब ये जो है आपका ऐसे कुछ इक्वेटोरियल प्लेट होता है, उसमें जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अटैच द स्पिंडल ट्यूब, और क्या होते हैं, स्पिंडल ट्यूब अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर से, ठीक है। सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिगर आप देख सकते हैं, फिगर आपके सामने है। एनाफेज की बात करें तो उसमें जो है वो सिंपल ही थे, ठीक है। सिंपली एक लाइन में, एक सीधी रेखा में थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग की बात करें ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब इसमें जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। शायद बना भी होगा, ये ध्रुव हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है आपके ये जो क्रोमोसोम होंगे वो सीधे आपको देखने को मिलेंगे पोल्स की तरफ जाते हुए। हाँ, एक चीज की अगर हम बात करें, जो आकार होता है, ठीक है, आकार होता है किसका, क्रोमोसोम का, उसका अगर स्टडी करना हो या फिर देखना हो स्पष्ट रूप से, वो हम मेटाफेज में ही देखते हैं, ठीक है। मेटाफेज में ही देखते हैं। किसमें देखेंगे, मेटाफेज में देखेंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं क्रोमेटिड सेपरेट एट द सेंट्रोमियर, वही बोल रहा है जो मैंने बता दिया, सेपरेट मतलब अलग हो जाते हैं, ठीक है। एंड मूव टुवर्ड द अपोजिट साइड्स आर पोल्स। मतलब ये क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स में क्या करते हैं, जाने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि आफ्टर सेपरेशन, मतलब सेपरेशन के बाद इच क्रोमेटिड्स बिकम ए क्रोमोसोम, और क्या हो जाते हैं, वो क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट फेज ऑफ माइटोटिक फेज, मतलब लार्जेस्ट फेज कौन था, लार्जेस्ट फेज कौन था, प्रोफेज था। लेकिन स्मॉलेस्ट फेज की अगर हम बात करें तो वो आपका एनाफेज देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा, एनाफेज। इंपॉर्टेंट कर लो, क्या कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। सबसे छोटा फेज एनाफेज और सबसे बड़ा फेज प्रोफेज।
एनाफेज, हाँ एनाफेज का ही चल रहा है, मतलब दो बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब टीलोफेज के बारे में बात करते हैं। टीलोफेज ठीक उल्टा होता है किसका, प्रोफेज का, ठीक है। स्पिंडल ट्यूब डिक्सिनेटेड रेड, मतलब जो है स्पिंडल ट्यूब जो है विघटित हो जाते हैं, स्पिंडल ट्यूब उसमें बन रहा था, इसमें जो है विघटित हो जाएंगे। कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर रीअपियर एट ईच पोल, मतलब क्या कह रहा है, फुलने और प्रत्येक ध्रुव पर नई केंद्रक झिल्ली और केंद्रक पुनः प्रकट हो जाते हैं, मतलब वहां पे जो है लॉस हो गया था, यहाँ पे क्या है बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम अगेन बिकम थिनर एंड लार्जर बाय अनकॉइलिंग एंड अनफोल्डिंग एंड लुक लाइक सिंगल थ्रेड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब यहाँ पे जो है क्रोमैटिन जो है अब धीरे धीरे क्या बनेगा, आपका क्रोमोसोम का रूप लेगा, ठीक है। कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड रिवर्स प्रोफेज, देखो यहाँ पे दिया है ना रिवर्स प्रोफेज, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि रिवर्स प्रोफेज के नाम से किसको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर दिस न्यूक्लियस इंटरफेज, मतलब ये जो है न्यूक्लियस किसमें इंटर कर जाता है, इंटरफेज में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। एक बार जो है मैं आपको अच्छे तरीके से इस फिगर के माध्यम से समझा देता हूं, ठीक है। इस फिगर के माध्यम से आपको हम अच्छे तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम समझाना चाहेंगे, देखो इंटरफेज के बारे में बात करते हैं, तो इंटरफेज ये है, प्रोफेज मतलब मिड प्रोफेज है, और ये सॉरी अर्ली प्रोफेज है, मिड प्रोफेज है, और ये लेट प्रोफेज है, और ये है मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, और साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरफेज के बारे में बात करें तो ये देख लो सेल है, ठीक है, अर्ली प्रोफेज पढ़ ही चुके हो, धागे नुमा संरचना बनती है। उसके बाद देखो मिड प्रोफेज में वही हाल है, मतलब जिस तरीके से हम पढ़ाते आए हैं वही है। लेट प्रोफेज में एकदम अलग हो गया, मेटाफेज में ध्रुवों पर है, देखो बताया था, एनाफेज में अलग होके पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टीलोफेज जस्ट उल्टा होता है किसका, प्रोफेज का, प्रोफेज का यहाँ है प्रोफेज, ठीक है, बस वही चीजें तो हैं, कोई अलग से कुछ चीज है नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना किसमें, टू डॉटर सेल्स में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इन प्लांट के बारे में बात करें, कह रहा है कि इट इज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, ये किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट के द्वारा फॉर्मेशन होता है। इन एनिमल्स, अगर एनिमल्स में देखें तो थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ क्लेवेज फ्रो आर कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन दो डॉटर सेल में, ठीक है, ये चीजें याद रखना। साइटोकाइनेसिस कभी कभी पूछ लिया जाता है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो कैसे केंद्रक, ठीक है, मतलब ये जो है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है किसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइटोकाइनेसिस और जो है कैरियोकाइनेसिस में अध्ययन, हाँ साइटोलॉजी ये क्या है, ये क्या है, आखिर है ये क्या, तो इसमें हम लोग स्टडी ऑफ सेल मतलब जो है स्टडी ऑफ सेल का जो है स्टडी हम लोग किस में करेंगे, वो साइटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, हाँ। कैरियोकाइनेसिस को देख लो, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस मतलब यहाँ पे केंद्रक का डिवीजन हुआ है, ठीक है, एक केंद्रक दो केंद्रक, ठीक है, यहाँ पे देखो बन गया है आपस में, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब यहाँ पे दो केंद्रक बन गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके दो साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म से मिलकर बना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका महत्व क्या है, माइटोसिस का महत्व क्या है, ठीक है। तो माइटोसिस का महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब एडल्ट ऑर्गेनिज्म से हम क्या कर सकते हैं, जाइगोट को डेवलप कर सकते हैं। कह रहा है कि इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इसेंशियल नॉर्मल ग्रोथ होता है डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जीवों को समान वृद्धि एवं विकास के लिए
ये क्या है, आवश्यकता है। सिंपल सी बात है भाई, सेल डिवीजन होगा तभी विकास होगा। इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मियोसिस माइटोसिस का होना, ठीक है। अब डिपेंड करता है किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, उसी तरीके से होगा, ठीक है। इन प्लांट माइटोसिस लीड फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट्स, मतलब ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट, जैसे कि रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में और ब्रांचेज में देखने को मिलता है। उसके बाद कह रहा है कि हेल्प इन एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। आपको पहले मैं बता दिया हूँ, मैंगो का जो है, मैंगो का एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल लेके मैं बताया था, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोगेटेड क्रॉप्स लाइक शुगर केन में हम लोग सीड्स का यूज करते हैं। स्वीट पोटैटो, सीड्स किसको बोलते हैं, जो शुगर केन में बोने के लिए यूज होता है टुकड़ा, उसी को हम लोग सीड्स बोलते हैं। स्वीट पोटैटो को आप लोग देखे होंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड करते हैं। पोटैटो देखे होंगे, इसका भी हम लोग स्टेम यूज करते हैं, यानी ट्यूबर यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मेंटेन्स जेनेटिक प्योरिटी। ये क्या करता है, मेंटेन करता है जेनेटिक प्योरिटी। क्यों, कैसे मेंटेन करता है, यानी इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जेनेटिक प्योरिटी का मतलब, अगर उसमें 70% जेनेटिक प्योरिटी थी, जो पेरेंट्स सेल है उसमें 70% जेनेटिक प्योरिटी थी, तो इसकी जो डाटर से, मतलब जो प्रोपोगेशन करके हम बनाएंगे, तो उसमें भी 70% की जेनेटिक प्योरिटी होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें घट जाएगी या बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसमें यूज कर रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जेनेटिक प्योरिटी बिकॉज लीड प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल डाटर सेल, क्योंकि आइडेंटिकल डाटर सेल जो है इससे प्रोड्यूस होते हैं। डज नॉट अलाउ सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन अगर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। इन एनिमल्स की अगर हम बात करें, कह रहा है कि इट हेल्प, क्या कह रहा है, एनिमल्स में कह रहा है कि इट हेल्प कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट, मतलब इसमें जो है कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट होता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट होता रहता है ऑफ ओल्ड टिश्यूज में विथ न्यू वंस, ठीक है, न्यू वंस को जनरेट करने के लिए, एंड हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ डैमेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डैमेज को भी रिपेयर करता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि कभी कभी हम लोगों का उंगली कट जाता है, ठीक है, उसके बाद वो देखते होंगे कि वहां पे जो है फिर जैसे था वैसे ही आ जाता है, मतलब वहां पे कंटिन्यूअस जो है सेल डिवीजन होता है, तभी जाके वो आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम यहीं तक रखेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, मैं बता देता हूँ, आप लोग पढ़ के आइएगा। मियोसिस के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई लगता है मेरे से कोई शिकायत हो या फिर कोई बड़ाई करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। शिकायत बिल्कुल करिएगा, अगर आपको कोई शिकायत लगती है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है, वहां से हम मिल जाएंगे आपको, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।